बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर यूट्यूब चैनल खबरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त तहलका मच चुका है। पाकिस्तान की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा मुतनाज़ मोड़ आ गया है, क्योंकि एक इलेक्शन कमिश्नर का ज़मीर जाग चुका है और रावलपिंडी से ताल्लुक़ है इनका, और लियाकत चट्ठा इनका नाम है। उन्होंने जो उनके स्याह कारनामे थे उसका इंकशाफ कर डाला है, जिसकी वजह से इस इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। क्योंकि इनका ये छोटा मनसब नहीं था, बल्कि पूरे रावलपिंडी डिवीज़न के ये इलेक्शन कमिश्नर थे, और जिनके अंडर में सारे पोलिंग स्टेशन आते हैं और जितने भी आरओज हैं ये सब इनके अंडर में आते हैं। तो जिसकी वजह से इन्होंने तमाम आरओज को नाराज़ किया इस फैसले को तब्दील करने में, क्योंकि पीटीआई के 13 लीडर जो कि विनिंग पोजीशन में थे, जैसा कि इन्होंने इंकशाफ किया है। देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिम खाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मनशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत बात करें जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, जो लोग पुलिस भी शामिल है। कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है, और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें, और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, सोशल मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं, और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। चट्ठा के मुताबिक 70-70 हजार वोटों से ये जीत रहे थे। उन्होंने जीते हुए पीटीआई के 13 मेंबरान एमएनएज उनके रिजल्ट को तब्दील किया और उन्हें हराया गया। तो इस पर इनके जितने भी आरोप थे वो इस रिगिंग में शामिल होना नहीं चाह रहे थे। खुद उनका ये कहना था कि ये रिगिंग हम नहीं कर सकते, और उनके बेहद इसरार पर भी उन्होंने इनका फैसला नहीं माना और आरोज को रोने पे मजबूर कर दिया। जैसे इन्होंने बताया कि आरोज की मर्जी नहीं थी ये पीटीआई के मेंबरान को हराने की या रिगिंग करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने मजबूरन इस रिगिंग में भरपूर किरदार अदा किया। नाज़रीन, इस इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने में लियाकत चट्ठा ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया पर आकर अपने जुर्म का इक़बाल जुर्म किया, और उन्होंने बताया कि मैंने इस इलेक्शन में धांधली की या रिगिंग की, जिसकी वजह से 13 एमएनएस को मैंने हारने पे मजबूर किया, और जिसकी लीड 70 हजार से ज़्यादा हो रही थी उनके मुताबिक। तो इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था और उनका ज़मीर जागा, जिसकी वजह से उन्होंने मीडिया पर आकर अपने जुर्म का इक़बाल जुर्म किया। नाज़रीन, लियाकत चट्ठा ने गुज़िश्ता रोज़ जो मीडिया पर आकर इक़बाल जुर्म किया, जिस पर मेरा तज्जिया ये है कि हो सकता है कि किसी
ताकतवर लोगों की जानिब से कुछ प्रेशर में आकर इन्होंने ये अपना बयान दिया या अपने जुर्म का इतराफ़ किया, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका ज़मीर जाग चुका। और उन्होंने उसमें बताया कि मैं अपने जुर्म का इतराफ़ करता हूँ और मैं अपनी सज़ा भी खुद ही तजवीज़ करता हूँ कि मैंने जो जुर्म किया है ये इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, उसकी सज़ा भी ऐसी दी जाए कि रावलपिंडी के किसी चौक पर फांसी से लटकाया जाए। नाज़रीन, इलेक्शन कमिश्नर लियाकत चट्टा ने इस इलेक्शन की रिगिंग का जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर है। उनके मुंह पर ऐसी कालिक लगाई है, इस आवाम को पहले ही शक था कि ये हमारे वोट की रिगिंग हो गई है और जितनी सीटें आनी चाहिए थी, जैसे पीटीआई का दावा था कि हम 180 सीटों पर जीत रहे हैं, लेकिन उनको 97 सीटों तक महदूद रखा गया और इसकी जगह उन्होंने नून लीग की जो कि बिल्कुल महदूद सीटें थी जिस पर वो जीते थे, उनको पीटीआई के कैंडिडेट्स पर फौकियत दी गई और उनको जितवाया गया, जो कि इनकी तादाद इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि आवाम का एक सैलाब जो है वो पीटीआई को जिसने वोट डाला है, जिनमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों का वोट था और जिसमें अक्सरियत ख़वातीन की भी थी जिन्होंने पीटीआई को वोट डाले और एक मुतनाज़ा इलेक्शन की बुनियाद डाली। अब जो सवाल उठता है वो ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं या पूरा पाकिस्तान जो है जहाँ पर पीटीआई की अक्सरियत है, या जिस सूबे में जैसे केपी के है या पंजाब है या सिंध में कराची हैदराबाद है, तो वहाँ से भी ये इनकी जीत हुई है, लेकिन इन्होंने कराची के अंदर भी उनका दावा है कि 16 सीटों पर हम जीत रहे थे, जो कि इन्होंने एमक्यूएम के अकाउंट में डाल दिए। तो ये दावा उनका भी है कि हमारी बलूचिस्तान में भी सीटें थी, या और भी जीडीए ने भी इसको प्रोटेस्ट किया है और जब से इलेक्शन हुए हैं इस इलेक्शन को किसी ने भी तस्लीम नहीं किया है। तो जमात इस्लामी भी इसमें शामिल है जिनका दावा है कि हमें हराया गया है। तो अब जबकि इन्होंने एक ऐसा राज अफशा कर दिया है कि पीटीआई को डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। पीटीआई का कहना है कि जो हम कह रहे थे या हमारा दावा था कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, तो वो उनका दावा जो है अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। और इस पर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं कि ऐसे कौन से ताकतवर लोग थे जिन्होंने इलेक्शन को रिग किया है और पीटीआई को जानबूझकर दानिस्ता जो है दीवार से लगाया गया, क्योंकि शुरू दिन से पीटीआई के साथ नारावा सलूक रखा गया, क्योंकि बहुत सारे अवामिल थे। इस 11 महीने में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ सर, उसकी थोड़ी सी बाज़गश्त होनी चाहिए। 9 मई का वाक़या हो गया सर, 9 मई के बाद रुपोश हो गया। 4.5 महीने सर मुख्तलिफ घरों में छुपे रहे सर, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, बच्चे लेके दर बदर घूरते रहे सर। जगह खत्म हो गई, गाड़ियां नंबर प्लेटें तब्दील करनी पड़ी। मेरे बेटे ने मुल्क से बाहर जाना था, छुपा के उसको एयरपोर्ट से वापस भेजा और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ सर। 4.5 महीने बाद अमंग ऑल माय कुलीग्स मुझे उठा लिया गया जी लाहौर डिफेंस से। 14 दिन सर मैं कहीं रहा। 14 दिन में जो भी चिल्ला काटा सर, वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें 20 सेकंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं, और मुझे आजाद कर दिया गया। आजाद तो हो गया सर, लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है। मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के, इस तस्वीर की तरफ देखते हुए, जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद नहीं हूं। अगर मुझ में सोचने समझे की सलाहियत ये रियासत नहीं दे सकती तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता। कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे कि मैं क्या कहूं और क्या सोच सकता हूं? आपको अंदाजा नहीं कि सर पिछले 6-8 महीने कितने कर्ब में गुजारे हैं। सारे लोग यहां बैठ के चाय पी रहे होते थे, सेनेट का सेशन में देख रहा होता था जब मैं घर में छुपा होता था। ये बातें करना आसान है सर,
آج آپ ریگنگ کی بات کر رہے ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے مجھے آج تک ایک پلیٹ فارم نہیں دیا گیا. افسوس ہوتا ہے سر کہ یہاں بیٹھ کے سارے بات کریں ریگنگ پہ, لیکن ان بیچارے ورکروں کے ساتھ, وہ ہمارے دوستوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی. سر یقین جانے میں اگر ایک رودات سنا دوں گا آپ پریشان ہو جائیں گے. ان 4 مہینے میں جب چھپا ہوا تھا میرا گھر گرا دیا گیا سر, میری فیکٹری, میرے کاروبار بند کر دیے گئے. ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر. میرے آموں کے باغ کے اوپر جو مستاجر رہتے جو باغ سنبھالتے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے, میرے باغ بھی برباد ہو گئے سر. اور اگر باز دیا ہے, جب میں 14 دن کے بعد واپس آیا میری ماں کو فالج ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا شاید مر چکا ہوگا, لیکن آج تک کسی نے اس ایوان میں آواز نہیں اٹھائی. سر میں اعجاز چودھری کے لیے اس لیے نہیں بولتا کہ مجھے اس کی تکلیف ہے, مجھے اس لیے تکلیف ہے کہ میں اس کی تکلیف اب جانتا ہوں. اینڈ آئی ایم شیور ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا. آج ہم پہ وقت, ایک دن آپ لوگوں پہ وقت آئے گا. یہ وقت دور نہیں ہے. ڈر تو بڑا لگتا ہے جی سر کہ واپسی پہ جائیں گے پھر اٹھا لیے جائیں گے سر, لیکن سر اب بچے کیا ہے سر. وہ کہتے ہیں سر کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, جان جائے گی اور کیا ہوگا سر. ایک قیدی جو ہے وہ مجھے دیتا ہے سر, میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے گہری طاقت دیتا ہے سر. وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر لیکن مسکرا رہا ہے, اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے. اس ایک قیدی نے اس پورے ملک کو میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر. ایک قیدی نے, 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی. اس ایک قیدی نے 8 فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر. اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر. 8 فروری کو, جب اس سے پہلے 6 مہینے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر, جب 8 فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا, جتنی کچھ پری پول ریگنگ کی گئی, ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے گئے, جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے, کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا. لیکن 8 فروری کو جب عوام نکلی, وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپس میں جا کے سر وہاں سے پرچی بنوا رہی تھی, اینڈ پہ جا کے خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دے رہی تھی, کسی بینگن کو, کسی جوتے کو, کسی سبز مرچوں کو, جو بھی نشان تھے. 5 بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. رات کو قوم آئی, صبح 5 بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہوں, اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی. نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو 9 بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا. جو سیٹیں ہم 136-40 تک جیت چکے تھے وہ واپس 100 پہ آ گئی, اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی 93 پہ پہنچ چکی ہیں. تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر, ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم 47 ایشو ہو گیا, فارم 45 تو پریزائڈنگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا. ریٹرننگ آفیسر نے بغیر فارم 45 دیکھے فارم 47 کے ریزلٹس ایشو کر دیے. فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پہ رکھنا ہے. ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی, لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے. فارم 47 ایشو کر دیے گئے سر. اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ, اگر نہیں جاؤ گے تو فارم 47 بھی چینج کر دیں گے, تمہیں ریکاؤنٹنگ میں ہوا دیں گے. 10 سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں. صدیقی صاحب, عرفان صدیقی صاحب, 10 سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس, جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے, وہ اس وقت آپ کے کیمپ میں بیٹھے ہیں. یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سا ایتھکس ہے؟ ووٹ عمران خان کا لیا. آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا. وہ قیدی پھر مسکرا رہا ہے, اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن پا رہا. لیکن افسوس چیک کریں سر, اس قیدی کا ساتھ دیکھیں, 31 سال کی سزائیں دے دی فروری کے پہلے 4 دنوں میں, ابھی بھی دل بھرا نہیں. اس وقت اس قیدی کی بیوی بشرا آپا بنی گالا کے اندر ہاؤس اریسٹ ہے سر. اور ہاؤس اریسٹ کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی 4 دیواری میں ان کو محصور کر دیا گیا ہے, اور ان کو کھانا اڈیالہ جیل سے آتا ہے, اور اس کھانے میں ہمیں شک ہے کہ زہر ملایا جا رہا ہے. خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو, لیکن یہ کون سا ظلم ہے؟ تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو, پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشرا آپا کو اڈیالہ جیل بھیج دے, ہمیں ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا. اور آج پوری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت بشرا آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے. اسلام میں رازن ہیں اتنے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے.
पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं दी, जैसा कि नून लीग या पीपल्स पार्टी को दी थी। तो इसमें बड़ा शिकवा है इनका कि हमें हमारे बल्ले के निशान से यानी बैट के निशान से महरूम किया गया, और आखिर में चीफ जस्टिस ने ऐसा क्यों किया? क्या उनको तकलीफ थी कि वो पार्टी से उसका निशान छीन लिया? क्या और दूसरी पार्टियां क्या मतलब इंट्रा इलेक्शन कराती हैं? ये आपने चेक किया? सिर्फ पीटीआई से तुम्हें प्रॉब्लम था, और एमक्यूएम या नून लीग या पीपल्स पार्टी का कोई रिजल्ट देखा जाता है इंट्रा पार्टी का जो इलेक्शन कराती हो, और वहां तो नॉमिनेशन अंदर ही अंदर हो जाती है। तो पीटीआई को इन्होंने टारगेट किया है शुरू दिन से, इसलिए कि वो इनके मतलब की पार्टी नहीं है या वो इलेक्शन खरीदने के हक में नहीं है। इस वजह से बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। इस करप्ट निज़ाम को बहुत बदलने की जरूरत है, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना होगी। ऐसी सजाएं दी जाए जिन्होंने इलेक्शन कराया है, मतनाज़े किया है इस इलेक्शन को, ऐसे अवामिल या ऐसे लोगों को सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाए। लेकिन सजा कौन देगा? इसमें तो तमाम अदालतें भी, जैसा कि इलेक्शन कमिश्नर के बयान से या उन्होंने बताया है कि अदालत भी मुलविस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलविस है, और ताकतवर इदारे जैसा लगता है कि वो इनकी बैक पर हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों हालात को खराब करने? जैसा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जमातें जो है रिगिंग की शिकायत कर रही हैं, धांधली की शिकायत कर रही है, तो वो सब अब बाहर निकल रहे हैं। तो क्या आप इतने ज्यादा हालात खराब करना चाहते हो? क्यों ऐसा तजर्बा किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान इसका मुतमिल हो सकता है? जवाब दिया जाए। आप जवाब दें इस अवाम को। आप अवाम के टैक्स से पलते हो, ये अवाम आपसे पूछ रही है क्यों ऐसा किया गया? क्या चाहते हैं आप? इस पाकिस्तान को वैसे ही तबाही के दहाने पर है और इसको तबाह करना चाहते हो? क्यों ऐसा करना चाहते हो? ये किसका एजेंडा है? दुश्मन मुल्कों का एजेंडा है कि इस तरह से पाकिस्तान को पीछे रखा जाए या पीछे किया जाए, हालात खराब किए जाए। फजल रहमान भी उनके भी समझ में आ गया है कि ये पीटीआई का मौक़िफ़ सही था, जो इलेक्शन में धांधली का जो वो कह रही, शुरू दिन से कह रही इलेक्शन के बाद से। तो ये जब नताइज आने शुरू हुए, तो शुरू में जो नताइज आते रहे उसमें पीटीआई जो है उसकी अक्सरियत जीत रही थी। 120 एमएनए जो है वो इलेक्शन जीत रहे थे। रात के 10 बजे के बाद से तो इलेक्शन रिजल्ट आना बंद हो गए, क्योंकि ये इदारे जो है ये समझ के बैठ रहे थे कि हमने तो इनके बल्ले को छीन लिया है, या हमने तो इनके खिलाफ, हमने इनको इलेक्शन की कैंपेन नहीं करने दी। कोई इनका इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने ज़्यादातर जो है इनके टेंट्स भी नहीं लगने दिए, और इनके साथ ऐसा नारवा सलूक किया जैसे कोई ये दहशतगर्द पार्टी है। तो इस तरह के सलूक के बावजूद पाकिस्तान में पूरी आवाम निकली और उन्होंने वोट कास्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि शुरू दिन से जो है इमरान खान की रिजीम चेंज की। उस वक्त से अवाम जो है वो जैसे ही रात के 12 बजे इमरान खान को इस ओहदे से बरतरफ किया गया, अदलिया रात के 12 बजे खुल गई और ताकतवर इदारों ने इमरान खान का तख्ता उल्टा। इस पर अवाम समझ गई थी कि ये दानिस्ता जो है इसको इमरान खान को अंडर प्रेशर किया जा रहा है या इसको हुकूमत से हटाया जा रहा है कि उनके आका अमेरिका को नाराज नहीं करना है। अमेरिका की खुशनुदी के लिए तुमने इस मुल्क को ऐसी की तैसी कर दी है। अब जबकि पूरा निज़ाम दरम बरम करके रख दिया है इस इलेक्शन की धांधली ने, तो अब अवाम समझ चुकी है कि ये एक आखिरी कील साबित होगी इस इलेक्शन कमिश्नर के बयान के बाद कि ये हालात जो है वो आपके दानिस्ता बिगाड़े हुए हैं। अब इन हालात के बिगड़ने के जिम्मेदार भी ताकतवर इदारे होंगे या ये इलेक्शन की रिगिंग करने वाले इदारे होंगे, ये इलेक्शन कंडक्ट कराने वाले जिम्मेदार होंगे। और पाकिस्तान में जो भी हालात ख़राब हो रहे हैं या होने जा रहे हैं,
اس کی تمام تر ذمہ داری ان اداروں پر عائد ہوگی. تو ایسا نہ کیا جائے. تو اب جبکہ یہ سارا عمل تہس نہس ہو چکا ہے تو اس الیکشن کمشنر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن کمشنر کو پریشر میں لا کے یا جیسا بھی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، ناروا سلوک ہوگا اس کے ساتھ، اور اس کے وفاداری کو تبدیل کیا جائے گا اور اس کے سچ بولنے کی اس کو سزا دی جائے گی. اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کو یہ بیان دلوایا جائے کہ یہ اس کی ذہنی کیفیت خراب تھی. اس سے یہ کہلوایا جائے گا کہ یہ جو میں نے میڈیا پر آ کے کہا تھا یہ میری ذہنی کیفیت صحیح نہیں تھی، یا یہ کسی کے دباؤ میں آ کر اس نے ایسا بیان دیا ہے. تو اب اس بات کو عوام جان چکی ہے اور سمجھ چکی ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا گیا ہے الیکشن میں. تو یہ ان سے توقع رکھتی ہے عوام کہ اب جو بھی حالات بگڑ چکے ہیں اب ان کو سنبھالا جائے، اور الیکشن کی جو ریگنگ ہوئی ہے، جن سیٹوں پہ پی ٹی آئی کو یا کسی کو بھی ہرایا گیا ہے، جس میں جماعت اسلامی کا بھی شکوہ ہے، جے یو آئی کا بھی شکوہ ہے، اور جی ڈی اے سندھ کی پارٹی ہے اس کو بھی شکوہ ہے، اور پی ٹی آئی کو بہت بڑا شکوہ ہے کہ ان کی 180 سیٹوں کو سے محروم کر کے اور 97 سیٹیں اس کو دی گئی ہیں. تو یہ اس کا سدباب کیا جائے تاکہ اس ماحول کو اچھا کیا جائے، اور ان کو دانستہ ہرایا گیا ہے جس پارٹی کے بھی جو ایم این ایز یا ایم پی ایز تھے، ان کو فیصلہ ان کے حق میں دیا جائے جو پارٹیاں جیتی ہیں یا جو ممبران جیتے ہیں. تو عوام اب آپ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ ان حالات کو آپ ہی سنبھال سکتے ہو، اور اگر آپ نے اس میں اور انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ عوام کا غیظ و غضب پھر جو آئے گا اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا غیظ و غضب عوام میں بھرا ہوا ہے. تو وہ آپ پھر مجبور نہ کریں عوام کو کہ وہ نکل کے باہر پھر سے آئے اور اپنا جو بھی مطالبہ ہے اس کو پورا کروانے کے لیے وائلنس کا سہارا لیا جائے. اور آئندہ کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک جس نے میری ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کر دیں، اور لائک، شیئر اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، دوسروں تک ویڈیو جا سکے. پاکستان زندہ باد.